दोस्तों स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 के 20 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और इस वीडियो में हम लोग सेकंड शिफ्ट के जितने भी प्रश्न पूछे गए वे सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आप लोग के लिए एक और ख़ास बात है कि एसएससी और जीडी और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम अब होने वाला है, यानी एसएससी जीडी का अभी फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम डेट आएगा। तो हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और शिफ्ट वाइज जो पिछला साल हुआ था, और वैसे ही रेलवे के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन 27 जुलाई के बाद, क्योंकि एमटीएस का एनालिसिस पूरे दिन में 4 वीडियो देना पड़ता है, तो आप लोग समझ सकते हैं समय नहीं मिल पाता है। लेकिन आप लोग के लिए वो तैयार किया जा रहा है, सारा आप लोग के स्टडी मटेरियल तैयार किया जा रहा है। वो सारे स्टडी मटेरियल हम लोग 27 जुलाई के बाद देखेंगे, यानी एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी खास आने वाला दिन होने वाला है, क्योंकि आप लोग को पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से ही प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो पहला सवाल पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग एवं दिहांग बोला जाता है और इनके नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी 2 सहायक नदियां भी है, दिबांग नदी सिकांग भी बोला जाता है, और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश में से यह नदियां मैदानों में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा, सियांग एवं दिहांग अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन मौर्य वंश के शासक नहीं थे। आपको 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऐसा था जो मौर्य वंश का नहीं था। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि मौर्य वंश में कौन कौन शासक हुए थे। यहाँ से आपके वे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे जो पूछे गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोग को पता है कि इन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया था। अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रति, शालिशुक, देवर्मन, शतधनवन और बृहद्रथ, जो कि अंतिम शासक थे मौर्य वंश का। तो आप लोग याद रखिएगा इनका नाम, और यहाँ से ही प्रश्न पूछा गया था आपके सेकंड शिफ्ट में। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों कि ISL 2020 किसने जीता है। तो दोस्तों हीरो इंडियन सुपर लीग, मतलब ये रिपीट प्रश्न है कि 6ठे सीजन के फाइनल में एटीके ने चेन्नईयन को 3-1 से हराया। खेल डेस्क हीरो इंडियन सुपर लीग ने 6ठे सीजन के फाइनल में एटीके ने 2 बार की चैंपियन चेन्नईयन FC को 3-1 से हरा दिया और एटीके ने रिकॉर्ड तीसरी बार खिताब जीता। तो आप लोग याद रखिएगा कौन जीत गया था, एटीके ने जीत लिया है ISL 2020। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिक घटक कौन है। तो दोस्तों एक पारिस्थितिक तंत्र जिसमें एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाली सभी वस्तुएं जैसे पौधे, जानवर और जीव होते हैं, ये शामिल रहती हैं तथा एक दूसरे के साथ मिलकर निर्जीव वातावरण यानी मौसम, पृथ्वी, सूर्य, मिट्टी, जलवायु, वातावरण को प्रभावित करती हैं। तो वे पारिस्थितिक घटक के अंदर आते हैं। आपको ऑप्शन में एक बाहर का दिखा होगा, वही आपका सही उत्तर था। तो ऑप्शन तो मेरे पास अवेलेबल हो नहीं पाते हैं, हालांकि कुछ प्रश्न का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन इस प्रश्न का ऑप्शन नहीं मिल पाया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों आपसे कि ज्वार भाटा एक दिन में 2 बार आता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जब किसी स्थान पर दिन में 2 बार यानी 12 घंटा और 26 मिनट में ज्वार भाटा आता है, तो इसे अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। याद रखिएगा, अर्ध दैनिक ज्वार बोलते हैं जब ज्वार भाटा एक दिन में ही 2 बार आ जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि चूहा किस जाति का है। तो याद होगा दोस्तों, स्तनधारी होता है चूहा और मैमेलिया में होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बायो से पूछा गया है और लगातार 2-3 शिफ्ट से बायो से इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा था। जैसे तोता के बारे में पूछा गया था, कल पूछा गया था तोता के बारे में, और आज चूहा के बारे में पूछा गया। तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर देख के एग्जाम में बैठिएगा। अगला सवाल पूछा गया है कि क्रिकेट के शब्दावली से एक प्रश्न था, डायरेक्ट हिट करके शायद था, तो इसलिए मैं सोचा कि पूरा क्रिकेट की शब्दावली को ही दिखा दो। तो क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं मेडन ओवर, फॉलो ऑन, रबर, एसएच कैच, बॉल, स्टंप आउट, रन आउट, LBW, हिट विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, ओवर थ्रो, बाई, लेग, कवर ड्राइव, लेट कट, हुक, ग्लांस, स्ट्रोक, स्पॉट, पुल, 6, फॉलो थ्रिन, टर्न, गॉम्बी, स्पिन। ये सारे जो है, यॉर्कर भी है, बाउंसर भी है, हैट्रिक, राउंड द विकेट, लेफ्ट द विकेट। तो ये सारे जो है क्रिकेट के शब्दावली हैं। पूछा गया था कि लावणी नृत्य किस राज्य का है।
तो दोस्तों लावड़ी जो है महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है और यह परंपरागत गीत और नृत्य का मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा लावड़ी जो है महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में। भारत के कौन सा खाद्यान्न फसल है। तो दोस्तों इस प्रश्न में मुझे भी डाउट है। अगर आप लोग इस प्रश्न को अगर एग्जाम में देखे होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं था तो क्या प्रश्न था रियल वो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। तो इसके अंतर्गत गेहूं, धान एवं जौ को सम्मिलित किया जाता है और मोटे अनाज इसके अंतर्गत मक्का, ज्वार, बाजरा तथा मंडुआ आते हैं। लघु खाद्यान्न यानी छोटे तौर पे खाद्यान्न कौन है, इसके अंतर्गत में मंडुआ या रागी, कोदो, सावा, काकुन, चना तथा कुटकी को शामिल किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार भाषाओं का क्रम क्या है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोला जाती है, फिर सेकंड स्थान पे कौन आती है, इस टाइप से प्रश्न बना था आपके एग्जाम में। तो 2011 में 41.03% लोगों ने हिंदी को मातृभाषा बताया था, जबकि 2011 में इसकी संख्या बढ़ गई और 43.63% हो गई। बांग्ला भाषा दूसरे नंबर पे बरकरार है और मराठी ने तेलुगु को तीसरे स्थान से हटा दिया है, तो मराठी हो गया तीसरे स्थान पर। आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि 67वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। तो मशहूर अभिनेता रजनीकांत को 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। आप लोग को याद भी होगा, काफ़ी सिंपल सवाल था। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा गणगौर जो है दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य, हालांकि मध्य प्रदेश में भी इसको पाया जाता है, इस नृत्य को किया जाता है। तो अब देखिएगा ऑप्शन में क्या था, या तो राजस्थान होगा या मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आप उत्तर दे सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों 1227 में चंगेज खान की मृत्यु के समय उसका साम्राज्य रोमन साम्राज्य की तुलना में 2.5 गुना अधिक बड़ा था। कहा जाता है कि चंगेज खान ने बड़ी संख्या में मुस्लिमों को भी मारा था। तो याद रखिएगा 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो दोस्तों उपधातु ऑप्शन नहीं पता था, लेकिन हम लोग उपधातु कौन कौन होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये 6 प्राय उपधातु कहे जाते हैं। तो याद रखिएगा 6 उपधातु हैं, आप लोग ये भी याद रखिएगा। हालांकि ऑप्शन में शायद बोरॉन था, स्टूडेंट के द्वारा बताया गया था, लेकिन आप अगर एग्जाम दिए हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था। अगला सवाल पूछा गया कि महाबोधि मंदिर किस राज्य में है। तो दोस्तों महाबोधि मंदिर बिहार राज्य में बोध गया में स्थित है और सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यह एक मंदिर बनवाया था। तो याद रखिएगा महाबोधि मंदिर बिहार राज्य के बोध गया में स्थित है। अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये रिपीट प्रश्न है। तो बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई वादक है और ये हमारे शहर से ही बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है एक शहनाई वादक हैं। अगला सवाल पूछा गया कि 1968 में किस महिला एक्ट्रेस को पद्म श्री से नवाजा गया था। तो याद रखिएगा नरगिस जो एक्ट्रेस थी, इनको 1968 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। अगला सवाल आपसे पूछा गया राज्यसभा और लोकसभा से जो बिल पारित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। ये सवाल पूछा गया था पॉलिटी से। तो दोस्तों विधेयक जो संविधि का ही प्रारूप होता है और कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक कि उसे संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति का अनुमति नहीं मिल जाता। कानून बनाने की प्रक्रिया संसद की दोनों सभाओं में से किसी भी सभा में विधेयक के पुनः स्थापित किए जाने से आरंभ होती है। तो आप लोग याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। और ये थे हमारे सेकंड शिफ्ट के आज प्रश्न पूछे गए 20 जुलाई के। तो आप लोग एसएससी जीडी की अगर तैयारी करते हैं या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 27 जुलाई के बाद हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे और रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ही रेलवे का एग्जाम शुरू होगा ग्रुप डी का, हम लोग एनालिसिस करना भी शुरू कर देंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए मन लगा के।